स्टडी है क्योंकि आज के इस लाइव सेशन में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आखिरी के समय में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना कि अभी आपके पास में लगभग 60 से 70 दिन का समय बचा हुआ है और इस आखिरी के समय में कम मेहनत करके बिल्कुल सेलेक्टेड ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो पिछले 5 वर्षों में आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं। मतलब आखिरी के कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करवा दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्लासेस को ही जिसने अटेंड कर लिया तो समझो कि उसका कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, उसका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ जो आपको दूसरों से 10 गुना आगे ले जाएगा। उसमें ही अगर आप आरओ 2024 वाला पेपर देखें, पीसीएस 2024, 23, 22 वाला पेपर उठा कर देखें तो कृषि से संबंधित कृषि और फसल ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं क्योंकि बहुत कम कोचिंग वाले हैं जो कृषि एग्रीकल्चर बहुत सही से पढ़ाते हों। अक्सर ज़्यादातर कोचिंगों में ये टॉपिक छोड़ दिया जाता है एग्रीकल्चर वाला। लेकिन अगर आपने इस एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और ये जो फसल वाला टॉपिक है, अगर आप इसको सही से पूरा करके जाओगे तो ये मानकर चलो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे और आराम से आपकी कट ऑफ निकालने में दूसरे लोगों से आप आगे रहोगे। जिन लोगों ने पेड बैच ले रखा है उनको तो ये पीडीएफ पेड बैच में मिल जाएगा। जिन लोगों ने बैच नहीं लिया है वो केवल इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर अभी भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करके कोर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यूपी पीसीएस 2022 वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के ऊपर। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि भारत का पहला कृषि विद्यालय जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यानी कि भारत के अंदर में जब सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था तो ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी बनी थी। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को करी गई थी। तीसरा कह रहा है इसकी स्थापना के समय इसका नाम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय था। जल्दबाजी बिल्कुल ना करना क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो इसका आंसर गलत कर बैठोगे, जल्दबाजी करोगे तो गलत आंसर कर बैठोगे। और यहाँ से अपनी वो भी चेक कर लेना कि तुम कितने पानी में हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये बिल्कुल नए हैं, पेड बैच में पहले से नहीं दिए गए थे, पेड बैच में पहले से नहीं दिए गए थे। ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं जो करवाए जा रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद पल्लभ था, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो 100% सही है, यानी कि ये गलत हो गया और 3 में से कोई एक हो सकता है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में, दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये नाम रखा गया था। तो सबसे पहले आप देखो ये है वो यूनिवर्सिटी जो पूरे भारत की सबसे पहली कृषि विश्वविद्यालय है। इसका नाम है जीबी पंत जीबी पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये पूरे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, पूरे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में करी गई थी। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में घुमा फिरा कर मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ देता है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके कुछ और नाम भी हैं। एक नाम इसका है पंतनगर यूनिवर्सिटी,
या फिर पंत विश्वविद्यालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये स्थित कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर कस्बे में स्थित है। साथ ही साथ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका जो नाम था वो था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये इसका नाम था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। 1972 में, ये वाला पॉइंट इस बार मुझे लगता है पूछा जा सकता है, 1972 में इसका नाम बदला गया है। पहले तो नाम इसका था कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था 1972 में। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। 1972 में स्थापना हुई थी, 60 में, 12 साल बाद 1972 में इसका नाम चेंज करके जीबी पंत यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। एक और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी से करी गई थी? तो इसी जीबी पंत यूनिवर्सिटी से ही हरित क्रांति का अग्रदूत इसको माना जाता है, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी से हरित क्रांति को भी शुरू किया गया था। समझ कर पढ़ो, रटने से कोई काम नहीं चलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं अगर तुम रट रहे हो। जब तक समझोगे नहीं एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? यूपी में। देखो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या है 7, और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है? सीधी सी बात है, जो पूरे भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये तो उत्तराखंड में है ना। जस्ट अभी ऊपर बताया कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से करी गई थी? जस्ट अभी आपसे हमने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार आरओ में ये जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आपको समझ कर जाना है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसे ही मुझे उम्मीद है, आप ही अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा? और ये मत सोचो कोई दूसरा लाइक कर देगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम आप हमें सपोर्ट तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। केवल 68 लोगों ने लाइक कर रखा है। तो आंसर इसका हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय। यही जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है उसको ही हरित क्रांति का सूत्रधार माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? उसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसकी वजह से 1970 में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, लेकिन यही जो हरित क्रांति है ये भारत में लाने वाले व्यक्ति का नाम है एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन जो हैं, एमएस स्वामी जी, वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग ने पूरे विश्व में शुरू करी थी और भारत में एमएस स्वामीनाथन ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब वो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल आरओ में छपा हुआ आता है। जिसने आखिरी के समय में ये सब चीज़ें कर ली, कट ऑफ आपको आसान लगना पड़ेगा, लगेगा। इससे बाहर पेपर बन ही नहीं सकता। इस वजह से कह रहा हूँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना करा दिया है उसी से ही सब कुछ बनेगा, छपा हुआ आएगा।
चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा 7 विश्वविद्यालय हैं। कितने? 7। बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल सही है, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है। अब कभी कभी क्या हो सकता है कोई 4 कॉलेज के नाम दे दे और पूछा जाए कि बताओ ये कहाँ पर स्थित है। हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी न किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा और कहेगा बताओ ये यूपी में है या नहीं है। तो इनका नाम भी तो याद होना चाहिए। नाम बिना याद किए कैसे एग्जाम निकाल दोगे। तो बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये बांदा में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। इसको पढ़ो, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, बिल्कुल छपा हुआ आने वाला है। आप विश्वास मानो, जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। चाहे कहीं भटक लो, कहीं भी भटक लो, चैलेंज करता हूं। जो पढ़ा दिया पत्थर की लकीर है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये अयोध्या में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई सेंटर, ये झांसी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में है। सैम हिगिन बॉटन यूनिवर्सिटी, ये प्रयागराज में स्थित है। ये पूरे यूपी की 7 कृषि यूनिवर्सिटी हैं और इसमें क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला पीडीएफ पेड बैच में नहीं शामिल किया गया है, इसको अब हम शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन RO ARO ये ऑलरेडी हम करा भी चुके हैं। RO ARO 2024 के पेपर से में छपा हुआ आया था और ये हमने अपने बैच में डायरेक्ट करा रखा है। ये बैच में पढ़ाया जा चुका है, ये बैच में पढ़ाया जा चुका है और ये क्वेश्चन RO ARO के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब पूरा भारत जो है उसको अलग अलग एग्रीकल्चरल क्लाइमेट क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। इन क्षेत्रों को योजना आयोग ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तय किया था। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, गलत आंसर दे रहे हो। 99% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो पूरा भारत है, अगर आपको दिखाएं, आपको एक मैप दिखा देते हैं पहले ये। तो पूरे भारत का जो जलवायु है वो अलग अलग टाइप का ना है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में। तो पूरे भारत को क्या किया गया कि एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में बांट दिया गया। कितने? 15 एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में। ठीक है, 15। तो आप देख सकते हो 15 के नाम याद होने चाहिए। और मैप में देखो, पहला, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां कहाँ है? सबसे लास्ट में 15वां इन्हीं में से कहीं पर होगा। 15वां भी यहाँ ऐसा है। तो टोटल 15 क्लाइमेट, ये है 15वां इस जगह। टोटल 15 एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वातावरण के हिसाब से। अब इसमें देखो एक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, अब ये काम किया किसने? एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 क्लाइमेटिक जोन में बांटा किसने? ये बांटा है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जिसको अभी हम लोग नीति आयोग कहते हैं। प्लानिंग योजना आयोग ने इसको बांटा था और इसको 5वीं पंचवर्षीय में नहीं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तय किया गया था।
सेवेंथ, ठीक है, सातवीं। तो अगर आप देखोगे कि पूरे भारत को पूछा जाए कि बताओ प्लानिंग कमीशन के हिसाब से कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 15 क्लाइमेटिक रीजन है। अगर पूछा जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसने कितने में बांटा है, तो ये कहता है कि 127 रीजन होने चाहिए, ठीक है। अगर बोला जाए नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज, वो लोग क्या मानते हैं, उनका कहना है कि 20 रीजन होने चाहिए। तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग विचार है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्लानिंग कमीशन वाला। तो प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि भाई पूरा भारत 15 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस योजना को प्लानिंग कमीशन ने तैयार किया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको तय किया गया था। ये आपको समझना पड़ेगा। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, सेम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कई लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर भी ये सब वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल छपी हुई आती हैं। मैं बता रहा हूँ कि जितनी मेहनत हमने आपके लिए बैच में कर दी है, डायरेक्ट पेपर निकलेगा। बस इधर उधर तुम भटके तो समझो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आंसर इसका हो जाएगा 15, ठीक है, 15। एक पॉइंट और आपको याद रखना, पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 15 जोन में डिवाइड किया गया है और वो जो 15 जोन्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी कि सब डिवीज़न भी किया गया है। तो कुल मिलाकर 72 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है, यानी कि 15 डिवीज़न कर दिए, फिर उसके नीचे 72, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये 15 के 15 डिवीज़न जो है इसके रीजन्स भी पूछे जाते हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ जोन 15 में कौन कौन से राज्य आते हैं, या फिर जोन 5 में कौन कौन से राज्य आते हैं। इस टाइप से भी तो क्वेश्चन बन सकता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मुझे ऐसा लगता है इस बार ये पूछा जाएगा और इसका PDF जब आपको आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा तो वहाँ से आप लोग ये चीज़ का रिवीजन कर लेना, ये जोन किस जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। लेकिन चलो उतना नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर लो कि भाई उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हो तो यूपी के कौन कौन से जोन हैं, यूपी के कौन कौन से जोन है। जैसे देखो यूपी जोन 4 में भी आ रहा है, यूपी जोन 5 में भी आ रहा है, तो इसको एक बार आप देख लेना, बाकी हम आपको अभी करा देंगे। जोन 7 में भी आ रहा है यूपी, जोन 8 में भी आ रहा है यूपी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये आपने देख लिया। चलिए, भारत को कितने समान रूप से जीवनी क्षेत्रों में, यानी कि बायोग्राफिकल जोन, अभी पढ़ा था ऊपर एग्री क्लाइमेटिक, अब जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो है बायोग्राफिकल जोन। ये चीज़ अलग होती है, बायोग्राफिकल जोन अलग हो गया, एग्री क्लाइमेटिक जोन अलग हो गया। एग्री क्लाइमेटिक जोनों की संख्या थी 15। अब बताओ बायोग्राफिकल जोन कितने हैं। ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, ये सब छोड़ के जाते हैं। सारे टीचर आपको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में जो मेन चीज़ें पढ़ा देते हैं, ये सब करने वाले ही एग्ज़ाम निकालते हैं। फिर पेपर में आपको लगता है कि सर पेपर पता नहीं कहाँ से बन रहा है, यही सब जो चीज़ ये सब पढ़ कर जाता है उसका ही पेपर निकलता है। तो आंसर हो गया 10। कुछ नहीं, बस हमारे कोर्स को पढ़ना है, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जितना कोर्स में करा दिया है आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। अभी भी भटक रहे हो तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं किन शब्दों में बोलूं।
क्षमता नहीं है इससे बाहर पेपर बनने की, कितना भी कठिन से कठिन पेपर आ जाए, इससे बाहर क्या पूछ सकता है। अब बताओ, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देखो, पूरे इंडिया में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन केवल यूपी में कितने हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा यूपी में है 3, या फिर इसका आंसर हम लोग कर देंगे 9। सर 9 क्यों कर सकते हैं, 9 तो दिया भी नहीं, 9 दिया नहीं है, लेकिन 3 या फिर 9, अगर 3 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो फिर 9 पर आंसर करना। क्योंकि है क्या, उत्तर प्रदेश को 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, और वो 3 जो है, फिर से बता देता हूँ, यूपी को क्या किया गया है आपको इसमें समझाता हूँ। यूपी को 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। फिर ये 1 2 3, और ये जो 3 है इनको फिर से 3 में डिवाइड किया गया है, इनको फिर से 3 में डिवाइड कर दिया गया है। 1 2 3 1 2 3 1 2, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3 3 6 3 9 9 9, टोटल 9 हो जाएगा। टोटल 9, सॉरी इसको, हाँ इसको 3 इसको 3, ये इसको नहीं, 3 3 6 और 3 9, तो टोटल 9। और वैसे पूछा जाए तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया 3, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3। और अगर कहीं पर 9 दिखे तो भी आंसर सही हो सकता है, अगर 3 ना दिखे तो। ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यूपी में कुछ 3 कृषि जलवायु क्षेत्र 4, कृषि जलवायु क्षेत्र 4 5 और 8, ये 3 नाम क्या है, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य पठार पहाड़ी क्षेत्र, इन 3 जोन में डिवाइड किया गया है। और फिर उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। आप देखोगे ये फर्दर से इसको 1 2 3, और फिर से दूसरा जो 5वां था उसको भी 1 2 3, तो 3 3 6 और 3 ऊपर 9, टोटल 9 हो जाएंगे, मतलब टोटल देखोगे तो 9। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। आंसर इसका हो जाएगा MS रंधावा। कम पढ़कर 100% मैं आपसे वादा करता हूँ 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। केवल और केवल टारगेट स्टडी या कोई चैनल पर जो दे रहे हैं वो पढ़ो। इधर उधर भटक रहे हो तो समझो भटकते रह जाओगे, बहुत पछताओगे। इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं, जितना पढ़ा रखा है उसका बार बार रिवीजन करो, बस बार बार उसका रिवीजन करो। ज़्यादा के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, ज़्यादा के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। इस वजह से जो पढ़ा रखा है वो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा कह रहा है कारण, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तीसरा कह रहा है पश्चिमी हिमालय शीत ऋतु पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। अब बताओ इसमें क्या सही है। भाई ये चीज़ देखो, क्वेश्चन देखने से कठिन लग रहा है लेकिन उतना कठिन होता नहीं है। ये चीज़ याद रखना, देखने से कठिन लग रहा है उतना कठिन होता नहीं है। क्योंकि आपको जो चीज़ पता है सॉलिड वो चीज़ पकड़ के रखा करो कि आपको पता है कि भारत को 15 में बांटा गया, 20 में नहीं बांटा गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है यानी कि ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, कृषि पारिस्थितिकी में नहीं बांटा गया है। तो दूसरा भी गलत है, यानी कि सभी सही हैं, ये भी गलत हो जाए। बिना कुछ जाने आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं, केवल पहला पता हो कि 15 है,
तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। आपको पता है कि भारत को कुल 15 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, केवल बी सही होगा। देखने में कितना कठिन क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन देखो कितना आसान है। यहाँ से ये सीखने की जरूरत है कि तुम्हारी नॉलेज मैटर नहीं करती, तुम्हें कितना आता है, तुमने कितनी कितनी पढ़ाई करी है, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि तुम्हारा एनालिटिकल माइंड कैसा है, तुम चीज़ों को लॉजिकली कनेक्ट करने में कितने बढ़िया हो। इसी वजह से देखना, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बाद में भी एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही वो कहेंगे सर ना तो हमें ये पता है ना तो ये पता है, पहला वाला मालूम है, तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ सभी लोग कमेंट करके बताओ, ये चीज़ समझ में आ रही ना तुमको? ये किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं होता है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई दुनिया भर के ऑप्शन में क्या दे रखा है उससे क्या मतलब है तुमको? तुम केवल वो पॉइंट पकड़ो ना जो पॉइंट तुम्हें मालूम है, और उसी पॉइंट के बेसिस पर चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं केवल उतनी ही नॉलेज से मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा हो। इस वजह से कह रहा हूं केवल पढ़ने के भरोसे मत रहो, दिमाग लगाओ, दिमाग कि क्या हो सकता है, कैसे आंसर कर सकते हैं। ये सब चीजें करोगे तब जाकर आपका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। और जिन लोगों ने अभी भी बैच नहीं लिया है उनसे कहना चाहता हूं कि बैच लेकर पढ़िए। अभी भी जितना पढ़ा देंगे कम समय में आराम से एग्जाम निकल जाएगा। तो किसने बांटा है? आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग ने। इसके बाद में देश को कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है? ये चीज अलग है, एग्रो इकोलॉजिकल। आंसर इसका हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए यदि खाद्यान्न जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, उसको अगर हमें संग्रहित करना है तो कटाई के समय उनका जो आर्द्रता अंश है, मतलब ह्यूमिडिटी है, कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 14%, जो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14%। चलो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है खेती के प्रकार। बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल देखो पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा झूमिंग खेती, झूमिंग खेती ये सब क्या होता है, ये सब क्वेश्चन, मिक्स्ड खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, ये ठीक है, रैंचिंग फार्मिंग, पैरेलल फार्मिंग, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोगों के होश उड़ जाते हैं कि सर ये पूछा कहाँ से जा रहा है, समझी में नहीं आ रहा है सर, ज्योग्राफी है कि हिस्ट्री है। अरे भाई ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, कम से कम 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये सब पढ़ के जाओगे तब तुम्हें पेपर आसान लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि पेपर में सर ऐसा लग रहा था कुछ जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो खेती के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन हमें छोटे बच्चों के जैसे सब कुछ नहीं पढ़ना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। टीचर थोड़ी ना बनना है, एग्ज़ाम निकालना है, तो केवल वही चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे समानांतर फसल खेती। समानांतर यानी कि एक फसल ये बो रखी है, फसल नंबर 1, ठीक है, उसी के पैरेलल में एक दूसरी फसल बो रखी है, फिर से फसल नंबर 1, फिर से फसल नंबर 2, इसको कहते हैं समानांतर खेती। तो समानांतर फसल का एक उदाहरण बताओ। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। यूपीएससी में 2021 में
और पीसीएस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट मारा था सन 2022 में। दिमाग लगाकर किसी ने पढ़ा होगा तो कर दिया होगा। तो गेहूं और कपास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गेहूं और कपास। गेहूं और कपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख सकते हो दो दो फसलें एक साथ, एक फसल देखो ये उगाई गई है, ठीक है, उसी के पैरेलल में देखो एक दूसरी फसल है, फिर से ये फसल, फिर से वो, मतलब एक ही खेत के अंदर में दो दो फसलों को समांतर रूप से उगाया गया है। क्यों उगाया गया है? देखो क्या होता है कि जब दो फसलों को एक साथ उगाओगे तो ये डर रहता है कि ज़मीन की जो उर्वरक हैं वो कहीं ये भी ना खाने लगे और ये भी ना खाने लगे, ये मुसीबत आती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों फसलें ऐसी चुनी जाती हैं कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता को दोनों एक साथ यूज़ नहीं करती, मतलब जो खनिज पदार्थ इस वाली फसल के लिए चाहिए वो इसके लिए नहीं चाहिए होते हैं। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स को ज़मीन से लेती हैं, इस वजह से दोनों की पैदावार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे अगर आप गेहूं और सरसों एक साथ खेत में बो दोगे और अगर सरसों गेहूं वाले पौधे से सारे खनिज लवण खींच लेगी तो एक फसल बर्बाद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दोनों का चुनाव ऐसा किया जाता है कि दोनों अलग अलग चीज़ों का अवशोषण करेंगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और सॉरी कपास नहीं, गेहूं और सरसों, कपास नहीं गेहूं और सरसों, ऑप्शन नंबर बी। मेरे मुंह से अगर कपास निकल गया है तो सॉरी चाहूँगा, गेहूं और सरसों। कपास अगर मैं धोखे से बोल गया हूं तो सॉरी, गेहूं और सरसों। इन दोनों फसलों के बीच में पोषक तत्वों को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होता है, तभी तो वो एक जगह पर बैठे हैं। इसको ऐसे समझो, दो लोगों को अगर एक चेयर पर बिठाया जाएगा तो दोनों में लड़ाई होने लगेगी, तो क्या किया जाएगा, ऐसे दो लोगों को चुना जाएगा जो आपस में लड़ते नहीं हों, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, इन दोनों में पोषक तत्वों को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होता है, इस वजह से इन दोनों को चुना जाता है। तो गेहूं और सरसों को समांतर फसल का एक एग्जाम्पल है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे झूमिंग खेती। ये क्या है? ये देखो पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खेती करी जाती है। किसी जगह की मिट्टी अलग है, कहीं का जलवायु अलग है, तो हर जगह की जो वनस्पतियां हैं वो अलग अलग होती हैं, तो खेती का प्रकार भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो झूमिंग कृषि एक कृषि की पद्धति है जिसमें पेड़ों और वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है और फिर साफ सफाई के बाद ज़मीन पर खेती करी जाती है। यानी कि मान लो ये खेत का टुकड़ा है, इस पर मान लो छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, तो इसको क्या किया जाता है, उन छोटे छोटे पौधे जो लगे हुए हैं उनको काट के इसी खेत में छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो सूख जाते हैं तो उसको जला दिया जाता है। जलने के बाद में वो जो राख बनती है उसकी, उस राख से वो उपजाऊ क्षमता का काम करती है, वो खेतों की मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि उस ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। इसी वजह से इस प्रकार की खेती का एक और नाम है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है स्लैश एंड बर्न कृषि, इसका एक नाम है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ स्लैश एंड बर्न कृषि किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा झूमिंग खेती। इसको आग प्रति कृषि भी कहा जाता है या फिर स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये खेत एक ये वाला है, इसमें खेती कर ली, इसके बाद में इसको छोड़ दिया जाता है, फिर किसी दूसरे खेत को पकड़ा जाता है, उसकी फसल को काट के सुखा दिया जाता है और उसको फिर से जला दिया जाता है, फिर इसमें खेती करी जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। तो इसको स्थानांतरित यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। चलो
झूमिंग कृषि है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। झूमिंग कृषि का एक और नाम क्या है? अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट आपको बताया झूमिंग कृषि का और क्या नाम है। झूमिंग कृषि, आपको भी पता है कि झूमिंग कृषि में हमने आपको बताया कि उस खेत में जो पौधे पहले से लगे होते हैं उनको काट के वहीं पर डाल दिया जाता है, फिर वो जब सूख जाते हैं तो सूखने के बाद में उसको जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। तो पहले पौधों को स्लैश किया जाता है, फिर उनको बर्न किया जाता है, तभी इसको कहते हैं स्लैश एवं बर्न कृषि। स्लैश एवं बर्न कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर तुम सही से सारी चीज़ें समझ गए हो, एक चीज़ याद रखना कि आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस ये सीखो, नहीं तो पेपर में तुम पसीने छोड़ जाओगे। कितना भी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा हो, कितना भी डरावना सा दिख रहा हो, डरना नहीं है। अब यही वाले क्वेश्चन को ले लो। दोनों सही हैं। ए ऑप्शन कि भाई झूमिंग कृषि में क्या करते हैं, जो उस खेत में खरपतवार खड़े होते हैं उनको उखाड़ दिया, काट के उनको जला दिया, और जलने के बाद में जब उन जली हुई चीज़ों की राख होगी वो मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये इसको सही से एक्सप्लेन भी तो कर रहा है। इस वजह से कह रहा हूं केवल बैच पर फोकस करिए, एग्जाम 110% निकलेगा, नहीं तो पछताओगे कि काश हमने सही से पढ़ लिया होता। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं रखा है। कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन जो यूट्यूब चैनलों पर चल रहे हैं उनको लगाने से तुम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। अभी भी समय है। याद रखना कि सौरभ सर ने कहा भी था कि कोर्स के बाहर कुछ नहीं, बस इतना ही कर लोगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए देखो, इसका पीडीएफ कई लोग मांग रहे हैं, तो पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूमिंग खेती के तरीके को अपनाते हैं? कहाँ पर ये वाली खेती करी जाती है? जो पेड बैच में सब लोग हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आपको ये वाला पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। झूमिंग कृषि है। तो आंसर इसका हो जाएगा काट और दैन। पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उनको जलाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन ये आपको दे दी जाएगी, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इसमें, आपको कहीं भटकना नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दें कि ये लगातार YouTube पर आपके लिए मॉक टेस्ट भी चल रहा है। लगातार हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपका कट ऑफ निकल जाए। लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, एक चीज़ का ध्यान देना, जिन लोगों ने बैच ले रखा है सबसे पहले बैच को अच्छे से पढ़ो, बार बार उसका रिवीजन करो, बार बार उसका रिवीजन करो। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाओगे 100%, इतना करवा देंगे। साथ ही साथ में आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी भी बैच को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। इकलौता ऐसा चैनल है जहां से 97 क्वेश्चन फंसे थे। अभी भी समय है,
कम समय में लिमिटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन से जाकर आप परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर RO लिख कर भेजने से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप सभी लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इस वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो ख़त्म होने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए जब दिन रात एक किए तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये मत सोचो कि कोई दूसरा शेयर करेगा। इसको शेयर करना आपका कर्तव्य है, इसको शेयर करो। ठीक है, कल एक और टॉपिक के साथ में फिर से हम लोग ये क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।